नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हिंदी के वाजीराम करंट अफेयर क्विज के सेशन में। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो भी लोग आज के इस वीडियो में नए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये हैं हमारे गोविंद स्वरूप जी। और गोविंद स्वरूप जो हैं इनको ये एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर हैं और वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ द रेडियो एस्ट्रोनॉमी। इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, रेडियो खगोल विज्ञान। और ये 91 वर्ष के थे और इनका पुणे में जो है निधन हो गया है। ये बीमार थे और इनको जो है भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और पुणे में TIFR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के ये जो हैं संस्थापक निदेशक रहे हैं। और जो ये गोविंद स्वरूप हैं इनकी नेतृत्व में ऊटी रेडियो टेलीस्कोप ORT और जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इनकी स्थापना हुई थी। और जिनका जो है यहाँ पे ये जो ORT है, ऊटी रेडियो टेलीस्कोप, इसका कार्य जो है 1970 में पूरा हुआ और इसकी सहायता से लगभग 10 घंटे तक आकाशीय वस्तुओं को ट्रैक किया जा सकता है। यह दुनिया में सबसे संवेदनशील जो सेंसिटिव दूरबीनों में से एक है। और 2002 के बाद से GMRT की मदद से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी नवीन खोजें हुई हैं। ठीक है, इनको पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि गोविंद स्वरूप जी को यहाँ पे कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं। तो इनको रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का हर्शल मेडल मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, URSI डेलिंगर मेडल मिला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया का ग्रोट रेबर मेडल जो है ये भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन ए सही हो जाता है, गोविंद स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही की खबरों में कार्लसरूहे जो डिस्कशन में आया है वो क्या है? तो कार्लसरूहे बेसिकली जर्मनी का एक शहर का भी नाम है, जर्मनी के शहर का नाम। ठीक है, और ये जो है जर्मनी का एक हल्की आर्मर्ड क्रूजर शिप थी और ये एक युद्धक क्या जहाज़ था उनका, जंगी बेड़ा। और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये समुद्र में डूब गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का एक हल्की आर्मर्ड क्रूज शिप, और ये कहाँ की है? जर्मनी की। ठीक है, तो कार्लसरूहे जो है 174 मीटर लंबी हल्की आर्मर्ड क्रूज शिप है और विश्व युद्ध सेकंड के दौरान ये लापता हो गया था और ये डूब गया था। पानी के इसका पता कैसे चला कि जो पानी के नीचे अंडर वाटर जो सी केबल्स जाती हैं, जो कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, तो उनके निरीक्षण के दौरान जो है इसके मलबे की खोज हुई। और ये जो मिला है ये कहाँ पे मिला है? क्रिस्टियानसैंड नॉर्वे में मिला है और नॉर्वे से ये 11 नॉटिकल माइल की दूरी पर है। ठीक है, 1940 में ये जो है ब्रिटिश पनडुब्बी द्वारा ये डुबा दिया गया था। और ये चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ग्रिड से रिलेटेड है और निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। है विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में पावर ग्रिड की संपत्ति के मौद्रीकरण को मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है ये दूसरा भी। और इस तरीके से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पावर ग्रिड की इसे PGCIL बोलते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो है भारत की बड़ी PSUs में से है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इसके विषय में देखेंगे तो ये क्यों चर्चा में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, जो इकोनॉमिक अफेयर्स समिति, तो उसने जो है अपनी बैठक में अवसंरचना निवेश न्यास मॉडल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के तहत ये जो एक उपक्रम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, तो इसकी परिसंपत्तियों को बेचने की मंजूरी दी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ये पूरा बेचा जाएगा, यहाँ मंजूरी मिल गई है तो पार्शियली इसको बेचा जाएगा। ये पहली बार है जब विद्युत क्षेत्र में कोई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो है PSU, इसकी अवसंरचना निवेश न्यास, कहने का मतलब ये है इन्विट मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इन्विट।
कैपिटल में आई है और यहाँ पे IT भी कैपिटल में है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ कोई भी कंपनियां हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है और ये अपने कुछ शेयर्स टाइप से निकालती है, यूनिट्स निकालती है, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में निकलते हैं, और वहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे होता है कि हमने यहाँ किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, और ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होती है, ये इन्वेट ये क्या करती है, ये जो पैसा पूल होता है इनके शेयर्स या यूनिट्स को बेच के, तो इस पैसे को ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा देती है, और इस तरीके से जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मालिकाना हक मिल जाता है। और कहने का मतलब, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको सेल परचेज करके या फिर उनको किराए पर चढ़ा के वहाँ से जो भी रेवेन्यू मिलता है, जो भी आमदनी मिलती है, वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को आमदनी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे बेच के जो इसकी परिसंपत्तियों को बेच के, जो पावर ग्रिड की परिसंपत्तियों को बेच के जो पैसा मिलने वाला है धन, तो उसको यहाँ इन्वेस्टमेंट में लगाया जाएगा, ठीक है। और पहले प्रयास में पावर ग्रिड में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण होगा, और ये परिसंपत्तियाँ जो कि मुख्य रूप से उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है और सब स्टेशन है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये पावर ग्रिड का काम क्या होता है। पावर ग्रिड का काम होता है जहाँ पे ये पावर जनरेशन स्टेशन होते हैं वहाँ से, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उनके बीच में एक पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का। तो आपने रास्तों में देखे होंगे वो हाई टेंशन वायर्स जो जाती हैं ऊंची ऊंची सी, तो ये हाई टेंशन वायर्स का मतलब हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे PGCIL का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ इन्वेट मॉडल, तो इसके विषय में हमने बात किया था। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स विच इनेबल्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो किसी भी एक व्यक्तिगत रूप से या फिर कोई संस्थागत निवेशक जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बदले में उन्हें कुछ इसके यूनिट्स मिलती हैं। और ये जो है यहाँ देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इस इन्वेट्स जो हैं वो रेगुलेटेड बाय सेबी हैं, मतलब सेबी जो है इनको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, और इसके लिए एक अधिनियम भी है, सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अबाउट पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड के विषय में बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, और इसकी स्थापना 1992-93 में की गई थी, और वर्तमान में ये महारत्ना कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, ये महारत्ना कंपनी क्या होती हैं, इनके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ महारत्ना कंपनीज, तो एट प्रेजेंट भारत में 10 क्या हैं हमारी महारत्ना कंपनीज हैं। भारत सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको महारत्ना, नवरत्ना और तीसरी कैटेगरी है मिनी रत्ना, इन 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। और ये कैटेगराइजेशन किसके आधार पर है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे इनके पास कितनी परिसंपत्तियां हैं, इनका नेट बिजनेस कितना है, नेट इनका टर्नओवर कितना है, ये साल में इनका कितना प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ ये पैरामीटर्स हैं, और इनमें जो बेहतर परिणाम देती हैं तो उनको महारत्ना, उसके बाद जो मध्यम स्तर पर जो परिणाम देती हैं वो नवरत्ना, और उसके बाद मिनी रत्ना, ठीक है। तो इनके नाम दोस्तों याद कर लीजिएगा कौन कौन सी महारत्ना कंपनी है, और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल भी बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL बोला जाता है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL बोला जाता है, गेल गैस इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC, ठीक है, और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी जिसकी चर्चा हो रही थी PGCIL, और लास्ट है ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे महारत्ना कैटेगरी के विषय में हम बात करेंगे। शुड बी लिस्टेड ऑन बोर्सेज, मतलब ये शेयर सूचकांकों पे ये लिस्टेड होनी चाहिए। एवरेज टर्नओवर जो है उसका 25,000 करोड़ का होना चाहिए सालाना। एवरेज नेट प्रॉफिट जो है सालाना 5,000 करोड़ का होना चाहिए। एवरेज नेट वर्थ होनी चाहिए इसकी 15,000 करोड़ की। शुड बी अ नवरत्ना PSU। यहाँ इसका मतलब ये है कि जब इसे प्रमोट करके महारत्ना बनाया जाएगा तो उस समय पे ये नवरत्ना ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो नवरत्ना जो मिनी रत्ना होता है उसको प्रमोट करके नवरत्ना किया जाता है और नवरत्ना को महारत्ना, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ। चलिए दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि नवरत्न कंपनी कौन कौन सी हैं। तो नवरत्न कंपनियों की बात करें तो ये 14 हैं टोटल, संख्या याद रखना। और इनके नाम आप देख लीजिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन मतलब MTNL, और ये जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NBCC लिमिटेड, NMDC, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। यहाँ ध्यान दीजिए, दोस्तों ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है OIL, ये एकमात्र एनर्जी कंपनी है जो हमारे महारत्ना में नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके BPCL है, कोल इंडिया है, गेल है, HPCL है, IOCL है, NTPC है, ONGC है, ये सारी ये पावर ग्रिड है, ये सारी सब एनर्जी से जुड़ी हुई हैं कुछ को छोड़ के। और यहाँ पे ये एकमात्र ये OIL है जो इसमें महारत्ना में नहीं है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इसको आप याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, राष्ट्रीय इस्पात निगम है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। दोस्तों यहाँ पे छोटी सी एक महत्वपूर्ण जानकारी और हम देखेंगे इससे रिलेटेड, लोक उद्यम विभाग। तो ये सारा जो कैटेगराइजेशन है इनका, ये महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, इन सब के लिए एक नोडल एजेंसी है जो इनको मैनेज करती है। तो वो नोडल एजेंसी कौन सी है? वो है लोक उद्यम विभाग। कौन सी है? ये क्या है? नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी जो इन तीनों को क्या करेगी? मैनेज करेगी। महारत्ना को, नवरत्ना को और मिनी रत्ना, ठीक है, रत्ना। तो इन कंपनीज को ये मैनेज करती है। भारी उद्योग एवं लोक, और ये लोक उद्यम विभाग ये किसके अंडर में आता है? ये भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अंडर में आता है, सेंटर का। और यह क्या है? ये सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो PSU हैं उन सब की ये नोडल विभाग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने आधुनिक उच्च गति वाले 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर का निर्माण किया है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको फुल फॉर्म याद कर लेना, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। और इसके लिए कुल $1 बिलियन जो है ऋण का यहाँ पे स्वीकृत हुआ है, और उसमें से $500 मिलियन की पहली किस्त यहाँ पे ली गई है। तो ये जो है वित्तीय संस्थान है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि ये भारत एशिया में है और यहाँ से हमारे कुछ फंड्स आते हैं। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने आधुनिक, ये ADB का लोगो है, शॉर्ट में ADB बोलते हैं। इन्होंने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, बेसिकली ये क्या है? रीजनल मतलब क्षेत्रीय और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। जैसे आप लोगों ने दिल्ली में मेट्रो ट्रेन देखी हैं, उसी मेट्रो ट्रेन जो है पटरियों के ऊपर चलती हैं, ऐसी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत ये मेट्रो भी आती है। और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो होता है उसमें पटरियों से उल्टी लटकी हुई होती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके का ये ट्रांजिट सिस्टम का एक कॉरिडोर आने वाला है, और इसके लिए यहाँ पे $500 मिलियन की US डॉलर की यहाँ पे पहली किस्त पर हस्ताक्षर हुए हैं, और ये ट्रांसफ़र होने वाली है। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करेगी। और इसके लिए ये जो परियोजना है दिल्ली से सटे राज्यों में अन्य शहरों को जोड़ने के लिए NCR क्षेत्रीय योजना 2021 के तहत जो 3 प्राथमिकता वाले रेल गलियारे हैं, मतलब 3 प्रमुख शहरों को जो जोड़ा जाना है, उनमें से पहला शहर कौन सा है? ये मेरठ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ADB की बात करते हैं हम, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशियाई विकास बैंक बोलते हैं। चरम गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए समृद्ध एशिया और प्रशांत क्षेत्र,
तो ये ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए है। और इसका हेडक्वार्टर हम देखेंगे तो ये मनीला फिलीपींस में है। इसमें 68 देश हैं और इन 68 देशों में से 48 देश जो हैं ये हमारे कहाँ के हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। कहाँ के, एशिया पैसिफिक। ठीक है दोस्तों, बाकी अन्य जो हैं ये इस एरिया से बाहर के हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मसत्सुगु असाकावा। और इसके जितने भी अध्यक्ष हैं अभी तक सब जापान से चुने जाते हैं। कहाँ से, जापान से। और जिन्होंने जो है 2 जनवरी में ही ये अध्यक्ष पद संभाला है। और इनसे पहले कौन थे, ताकेहिको नकाओ कुरोदा। ठीक है। और इंडिया की विषय में बात करें ADB में, तो जब ये बना था 1966 में, इंडिया तब से ही इसका मेंबर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के संदर्भ में हम बात करेंगे। पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें यूनेस्को, यूनिसेफ को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला जो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन है ये 9 सितंबर 2020 को मनाया गया। और यह जो है बिल्कुल सही है। और यूनेस्को, यूनिसेफ दोनों संस्थाएं जो हैं, यूनेस्को और यूनिसेफ, दोनों जो संघर्ष से प्रभावित देश हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर बेसिकली जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, जहाँ जैसे मिलिटेंसी है, वहाँ पर वो लोग नहीं चाहते वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो पढ़ें लिखें। तो वो उनका प्राइमरी अटैक क्या होता है, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, शिक्षक होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे आपको अगर याद हो तो मलाला यूसुफजई जो है उनको गोली मार दी गई थी तालिबानियों द्वारा, क्योंकि वो स्कूल जा रही थी। ठीक है। तो ये इस तरीके के अटैक होते रहते हैं। तो इसी के खिलाफ जो है ये एक क्या है, संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए और एक क्या यहाँ पे लोगों तक इसके विषय में समझाने के लिए इस विषय पर तो यहाँ ये दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर कुछ डेटा आया हुआ है ग्लोबल कोalition टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 36 से अधिक देशों में शिक्षा के से रिलेटेड लोगों पर या इंस्टीट्यूशंस पर 11,000 से अधिक हमले हुए हैं। 5 वर्षों में 11,000 से अधिक। वहीं 2015 से 2019 के बीच जो हमले हुए हैं उसमें 22,000 छात्र, शिक्षक और शिक्षाविद मारे गए हैं। तो देखिए कितनी भयंकर सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों कथन जो है हमारे सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस से इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इससे संबंधित है। तो यह कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पड़ने वाले देशों का गठबंधन है। बिल्कुल गलत है। क्यों दोस्तों, ये जो गठबंधन है ये कर्क रेखा मकर रेखा ठीक है उनके बीच, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि हम ये देखिए ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में ही बेसिकली माना कोई देश जो है यहाँ पड़ रहा है तो ये देश पूरा ही यहाँ काउंट हो रहा है। ठीक है। और यहाँ हम कर्क रेखा मकर रेखा की बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये लैटीट्यूड। तो इनकी ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो है यहाँ से यहाँ ही दोलन करता रहता है और सूर्य की किरणें जो हैं इन दोनों 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के बीच में ही लंबवत पड़ती हैं। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ही जो सोलर रेडिएशन है तो वो ज़्यादा अच्छे से आता है और उससे बिजली सोलर ऊर्जा या फिर बिजली बनाने की संभावना ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ इसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी देश पूरा पड़ रहा है
तो वो तो यहाँ होगा ही, लेकिन कुछ देश पार्शियली भी हैं, इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है। दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे, गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए है, बिल्कुल सही है, और सौर ऊर्जा के कुशल दोहन के लिए काम करना है, बिल्कुल सही है दूसरा। तो इस तरीके से केवल दूसरा हो जाएगा, मतलब बी। और बात करेंगे तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है तो इसके तहत 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो हैं PSU, ये कॉरपोरेट पार्टनर्स के रूप में क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या करेंगे ये, कि कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन में यहाँ पे शामिल होंगे। और इसके तहत ये जैसे देखिए यहाँ ONGC है, IOCL है, BPCL है, HPCL है, गेल है, ये हमने देखे थे, महारत्ना कंपनी है ये सब। और ये क्या करेंगी, जब इसके कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं तो इसका मतलब ये यहाँ क्या करेंगे, फंड देंगे, कुछ दान देंगे इसको, ठीक है। इसकी घोषणा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने जो अभी वर्तमान में एक प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में ये दिया है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, इसके विषय में बात करें तो ISA, तो ये भारत द्वारा शुरू किया गया एक गठबंधन है, और ये बेसिकली ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ब्रेन चाइल्ड है। और इसमें जो है लगभग 121 देश हैं, और ये 121 देश वही देश हैं जो हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कहीं ना कहीं ये पड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें अलग से देश हैं, उनमें से ज़्यादातर धूप वाले देश हैं, मतलब जहाँ लंबवत रेखा किरणें पड़ती हैं सूर्य की, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच स्थित हैं। गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जो है जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करना है और सौर ऊर्जा के कुशल दोहन को बढ़ावा देना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है Y+ सुरक्षा कवर। ये जैसे आपने Z+ सुना होगा, Y+ सुना होगा, तो यहाँ Y+ सुरक्षा कवर की बात हो रही है, ठीक है। और तो इसमें 2 व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निवास पर, एक सशस्त्र गार्ड और रात में अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है। केंद्रीय सुरक्षा कवर 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पहले इसके विषय में बात करते हैं, ये क्या है और क्यों हम यहाँ बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट बेसिकली आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म अभिनेता हैं, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु का कारण नहीं पता चल पाया है। सरकार और कुछ लोग बोल रहे हैं वो जो है सुसाइड था, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसी क्रम में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत, तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये मर्डर है और इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। ये बराबर पुलिस प्रशासन पर, महाराष्ट्र सरकार पर क्या है, ये दबाव बनाए हुए हैं शुरू से ही, और इसी वजह से क्या है, थोड़ी सी महाराष्ट्र सरकार के ये नज़रों में आ गई हैं। और महाराष्ट्र सरकार जो है इस समय कांग्रेस शासित है, और वहाँ शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो हैं उसके मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा टसल चल रही है, ठीक है। तो इसी के देखते हुए अभी जैसे आप देखेंगे तो कल जो है इनके महाराष्ट्र मुंबई में स्थित इनका ऑफिस जो है उसको BMC के कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, और वहाँ पर जो है डिस्प्यूट हो गया। यहाँ पे इनके कुछ फैंस और वहीं शिवसेना के कुछ जो समर्थक हैं उनके बीच झड़प भी हुई है, ठीक है। इसी सब को देखते हुए यहाँ पे केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है, और इनको जो है इनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, और इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और इनकी जो ये Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है, ये देखिए किस किस को मिली हुई है। ये केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनको मिली हुई है, और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उनको भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर की सेकंड हाईएस्ट लेवल की ये सुरक्षा है, और इसके तहत इनको 2 CRPF कमांडो हमेशा रहेंगे इनके साथ में, और उनके पास स्वचालित हथियार होंगे और हर समय उनकी सुरक्षा करेंगे। एक CRPF कर्मी जो है उनके आवास पर परमानेंट ड्यूटी देगा, और कहने का मतलब एक रहेगा, मतलब वो शिफ्ट चेंज होती रहेंगी। इस तरीके से इनको कुल सुरक्षा में जो है कुल 11 जवान मिलेंगे। और यहाँ बात करें तो ये जो इनकी Y+ सुरक्षा है, ये पूरे भारत में इनको कहीं भी आएंगी जाएंगी, सब जगह इनकी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा इनको मिलेगी। वहीं बात करें तो ये
इस तरीके की ये जो सुरक्षा है ये 61वीं वीआईपी हैं जिनको ये वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। और इनसे पहले 60 मौजूदा जो रक्षक हैं उनमें 38 राजनेता हैं, 22 गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं और शायद कंगना रनावत जो है वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा लेने वाली पहली क्या है फिल्म अभिनेत्री या अभिनेता हैं, ठीक है। और इसके विषय में हम बात करें तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन जो मुकेश अंबानी हैं वो भी, उनको भी ये सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वो अपने सुरक्षा कवच के लिए अपने फंड से भुगतान करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाते हैं, ये पहला वाला और दूसरा वाला, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी कोविड-19 के इलाज के लिए दवाओं के विकास को गति देने और उन्हें हर जगह लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल में शुरू की गई एक्ट एक्सीलरेटर वैक्सीन पिलर है। यह गेवी वैक्सीन अलायंस, तो गावी वैक्सीन अलायंस द्वारा CEPI और WHO बहुराष्ट्रीय और विकासशील देशों के टीका निर्माताओं के लिए संचालित है। तो इसके विषय में हम देखेंगे, संभवतः अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ ऑपरेशन है के रूप में ये जो यूनिसेफ का कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपलब्ध होने पर वैक्सीन की प्रारंभिक खुराक की पहुंच सभी देशों के पास सुरक्षित और तेज़ और समान रूप से पहुंच सके। यूनिसेफ जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एकल वैक्सीन खरीदार है और ये इन वैक्सीन का करता क्या है, ये 100 से ज़्यादा देशों में नियमित टीकाकरण प्रोग्राम चलाता है और वहाँ पर इनकी खपत होती है, ठीक है। और इसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 2 बिलियन से अधिक जो वैक्सीन खरीदता है। यूनिसेफ जो है 92 निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन सुविधा की ओर से कोविड-19 टीकों की जो खुराक है उसकी खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व करेगा और इसकी वैक्सीन खरीद तंत्र का जो है ये वैक्सीन खरीद तंत्र जो है इसको सपोर्ट करेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 2019 के जो है शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये किसको मिला है? सर डेविड एटनबरो। और सर डेविड एटनबरो कौन है? ये जो हैं ये यहाँ पे ये क्या है, ये एक टीवी ब्रॉडकास्टर हैं और BBC पर ये द लिविंग प्लेनेट के नाम से इनकी एक टीवी श्रृंखला आती है और ये जो है ह्यूमन वॉइस ऑफ नेचर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रकृति के संरक्षण के लिए एक आंदोलन टाइप का चलाते हैं और इन्होंने ही जो नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं तो उनकी भी इन्होंने ही खोज की है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो है ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए और प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास हैं। तो इन्हीं प्रयासों के चलते जो है इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 का ये मिला है। और ये दिया किसने है? ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया है, ठीक है। और यहीं पुरस्कार की बात करें तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं दिवंगत इंदिरा गांधी जी, तो उनकी याद में दिया जाता है उनकी जयंती पर, ठीक है। तो यहाँ ये क्यों दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए हो, पृथ्वी के लिए हो, तो उसके लिए दिया जाता है। इसके अंदर इसके तहत जो है 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और ये पहली बार 1986 में दिया गया था। इसके अलावा जो है ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को और संस्थाओं को दिया गया है। तो देखते हैं ये किस किस को दिया गया है। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के पूर्व नेता हैं, 1987 में उन्हें दिया गया। यूनिसेफ को दिया गया है, ठीक है। जिमी कार्टर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव कोफी अन्नान को 2003 में। एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर रही हैं, उनको। और इसरो को दिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये राजीव गांधी जी को भी दिया जा चुका है, राजीव गांधी जी को, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। वहीं बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, ठीक है।
के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कौन सा राज्य एक बार फिर देश का सबसे साक्षर राज्य बना है। ठीक है, तो आपको पता ही है, एक बार फिर बोला है, तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है भारत में? साक्षरता के मामले में केरल सबसे आगे है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर से सबसे अग्रणी रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश जो है ये सबसे नीचे रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो है नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकालय ने अभी एक नेशनल सैंपल सर्वे किया था, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके तहत ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है। दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जो है आज के हमारा करंट अफेयर एनालिसिस का वीडियो है, उसमें बहुत डिटेल में इस सब को हमने दिया है। तो आप चाहें तो इसके बाद में हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये दोनों वीडियोज़ में अलग अलग काफ़ी पॉइंट्स पर और टॉपिक्स पर यहाँ पे कवर किए गए हैं, तो इसीलिए दोनों वीडियोज़ जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बेहतर होगा आप दोनों वीडियोज़ को डेली देखें। ठीक है, और इस तरीके के वीडियो हमारी कोशिश रहती है डेली डाले जाएं, और कल से जो है हम अगले वीडियो जो हैं वो मॉर्निंग में डालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी दिन के प्रारंभ के साथ ही आपको ये वीडियोज़ मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसके साथ ही ये सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और किन किन टॉपिक्स पर आपको कैटेगराइज्ड वे में वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे इसके बेनिफिट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।